नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल में। दोस्तों, हम डेली एमसीक्यू की सीरीज कर रहे थे, तो आज हम हिंदी भाषा और उसका विकास टॉपिक से हम 100 प्रश्न करेंगे। तो मैं इससे पहले टाइमर के साथ आपका मॉक टेस्ट लेती थी, जो आपको पसंद नहीं आया, लेकिन मुझे लगता था आपके लिए काफ़ी सही रहेगा वो, क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से देखें तो आपकी स्पीड भी बढ़ेगी। दूसरा, आपका जिस तरह से एग्जामिनेशन हॉल में आप खुद से प्रश्न को पढ़ के खुद से उसका उत्तर लगाते हैं, बिल्कुल वैसा माहौल आपके लिए बना के लेकर आई थी इस तरह टाइमर के साथ मॉक टेस्ट। लेकिन आपको पसंद नहीं आया, चलो कोई बात नहीं, मैं आपको आज से बोलकर मॉक टेस्ट करवाऊंगी। तो आज हम हिंदी भाषा और विकास से 100 प्रश्न करेंगे। तो मैं इन सारे प्रश्नों के विकल्प नहीं पढ़ूंगी, प्रश्न पढ़ूंगी, लेकिन विकल्प नहीं पढ़ूंगी। वीडियो को पॉज करके आप इनके विकल्प को पढ़िए और इसका उत्तर लगाते जाइएगा। मैं साथ साथ में इसका उत्तर बताती जाऊंगी, क्योंकि 100 प्रश्न करने हैं, पता नहीं कितना बड़ा ये वीडियो जाएगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि इसको 20 से 25 मिनट में इसको खत्म कर दूं। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। असंगत बताइए। ये 4 विकल्प हैं, इनमें से एक असंगत है, एक गलत है, वो आपने छांट के बताना है। तो इस प्रश्न में जो सही उत्तर हो जाएगा वो है विकल्प ए। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए, अगला प्रश्न। भारत में भाषाओं का साहित्यिक विकास क्रम माना जाता है। तो भाषाओं का साहित्यिक विकास क्रम क्या है? ये 4 विकल्प हैं, आप देखिए वीडियो को पॉज करके और इसका उत्तर बताइए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो है विकल्प ए, संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंश। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश का भाषा के रूप में सबसे पहला प्रयोग कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है वल्लभी के राजा धारसेन द्वितीय के शिलालेखों पर। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मेरठ, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, देहरादून के मैदानी क्षेत्रों में कौन सी बोली बोली जाती है? तो ये बोली जाती है खड़ी बोली। खड़ी बोली बोली जाती है इन क्षेत्रों में। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में हिंदी को किस वर्ग में रखा गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। तो ये आ जाएगा, भारतवर्ष में हिंदी को राजभाषा वर्ग में रखा गया है। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में हिंदी को भारत की राजभाषा कहा गया है? तो ये कहा गया है भाग 17 में। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, व्याकरण शब्द का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है व्याकरण शब्द का? तो टुकड़े टुकड़े करना व्याकरण शब्द का अर्थ है। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मेवाती हिंदी किस उपभाषा वर्ग से संबंधित है? मेवाती हिंदी, तो ये है राजस्थानी उपभाषा वर्ग से संबंधित है। तो विकल्प डी सही होगा। अगला प्रश्न है, संघ की भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो ये अनुच्छेद 343 में कहा गया है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेख ब्रह्मलिपि तथा किस भाषा में उत्कीर्ण है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हो जाएगा, किस भाषा में है? तो ये प्राकृत भाषा में है। विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कितने भारतीय राज्यों की राजभाषा हिंदी है? कितने भारतीय राज्यों की राजभाषा हिंदी है? तो 15 राज्यों की राजभाषा हिंदी है। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हिंदी की प्रमुख बोलियों तथा उनके नामकरणकर्ता के संबंध में असंगत बताइए। तो इसमें एक गलत है, वो आपने छांट के बताना है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो है विकल्प डी। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक असत्य कथन कौन सा है? ये 4 विकल्प हैं, इनमें से एक असंगत कथन है, एक असत्य कथन है। ये इसके विकल्प देख लीजिए। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो है विकल्प डी। इसमें सारे जितने भी 4 विकल्प दिए हुए हैं क ख ग घ, ये चारों के चारों सही हैं, असंगत कोई नहीं है।
तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। विकल्प आप पढ़ लीजिए खुद से। खड़ी बोली आंदोलन में अयोध्या प्रसाद खत्री का अविस्मरणीय योगदान है, बिल्कुल सही। गिलक्रिस्ट में हिंदुस्तानी भाषा के व्याकरण तथा कोश की रचना, व्याकरण और कोश की रचना की गई। राष्ट्रीय भाषा का प्रथम व्याकरण पुस्तक का प्रकाशन 1948 में हुआ। राजा लक्ष्मण सिंह का दृष्टिकोण राजा शिव प्रसाद के दृष्टिकोण का ठीक विरोधी था। ये उर्दू को मुसलमानों की बोली मानते थे। तो बिल्कुल सही, इसमें चारों के चारों सही हैं। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसे आधुनिक आर्य भाषा नहीं माना जाता? इन चार विकल्प में से किसे आधुनिक आर्य भाषा नहीं माना जाता? तो अपभ्रंश को आधुनिक आर्य भाषा नहीं माना जाता। विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी रचना हिंदी भाषा में की? ये चार विकल्प हैं, बताइए देख के। तो सत्यार्थ प्रकाश की रचना हिंदी भाषा में की। विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से असंगत बताइए। ये चार हैं, चार विकल्प में दिया हुआ है, आपने देख के बताना है कि इसमें असंगत कौन सा है। तो पश्चिमी हिंदी के अंदर मारवाड़ी आती है, तो ये बिल्कुल गलत होगा। पश्चिमी हिंदी जो उपभाषा है, इसकी जो बोली है मारवाड़ी नहीं है। वो 5 बोलियां कौन सी हैं आपको पता होनी चाहिए। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश में कौन सी व्यंजन नहीं है? अपभ्रंश में कौन से व्यंजन नहीं थे? तो इसमें जो नहीं थे वो है ढ़ और ढ। विकल्प बी सही उत्तर होगा। बी होगा इस प्रश्न का सही उत्तर, बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पाली को भाषा भी कहा जाता है, यहाँ डैश दिया हुआ है। पाली को कौन सी भाषा कहा जाता है? तो पाली को देश भाषा कहा जाता है। विकल्प ए सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किसकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी? किसकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी? तो मोरारजी देसाई की भाषा हिंदी नहीं थी। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मैं विकल्प नहीं पढ़ रही हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं अभी इस वक्त आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि 5-6 दिन बाद कभी भी आपका डेट अनाउंस हो सकता है, एग्जाम डेट। तो मैं विकल्प पढ़ के वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती हूँ। वीडियो को पॉज करके आप इनके विकल्प को खुद पढ़ सकते हैं। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो किस राज्य का गठन हुआ भाषाई आधार पर? तो आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ भाषाई आधार पर। तो विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली का अर्थ टकसाली की अर्थात स्टैंडर्ड भाषा है। खड़ी बोली के संबंध में उपयुक्त कथन किस विद्वान का है? ये जो कथन दिया गया है ये आपने बताना है किस विद्वान का है। तो ये विश्वनाथ प्रसाद का कथन है। तो विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, डॉक्टर हरदेव बाहरी ने अपभ्रंश का स्वर्ण काल कब माना है? ये आपने बताना है, अपभ्रंश का स्वर्ण काल कब माना है डॉक्टर हरदेव बाहरी ने? तो ये माना है 7वीं सदी से लेकर 11वीं सदी तक। तो विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन अवधी भाषा का कवि नहीं है? अवधी भाषा का कवि इनमें से कौन नहीं है? तो इन चार विकल्प में से जो नहीं है वो है नंददास जी। अवधी भाषा के कवि नहीं है। विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, दक्षिणी राजस्थानी की प्रतिनिधि बोली कौन सी है? तो वो है मालवी। विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास किस भाषा से हुआ है? तो ये हुआ है अपभ्रंश से। विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा हड़ौती बोली का क्षेत्र नहीं है? तो किस बोली के कौन से क्षेत्र हैं, इससे संबंधित प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये आपको पता होने चाहिए। अगर आपने अभी भी नहीं किया तो उसको आप देख लीजिएगा। तो हड़ौती बोली का जो क्षेत्र नहीं है वो है धौलपुर। विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भाषा का निर्माण होता है
व्यक्त ध्वनियों से, विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भाषा अभिलक्षणों में कौन सा सही नहीं है? तो प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है, यहाँ पे देखिए नहीं पूछा है। तो भाषा अभिलक्षणों में कौन सा सही नहीं है? तो वो है विकल्प सी अपरिवर्तनशीलता, ये गलत आएगा। तो विकल्प सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या क्या है? बोलियों की संख्या क्या है? तो ये है 18, विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी और उर्दू के बीच की सरल भाषा कहलाती है? हिंदुस्तानी, विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, असंगत का चयन कीजिए। ये 4 विकल्प हैं, देख के बताइए असंगत इसमें कौन सा है। तो इसमें जो सही उत्तर होगा, अपभ्रंश के सबसे प्राचीन उदाहरण हेमचंद्र के शब्द अनुशासन में मिलते हैं, ये असंगत कथन है, विकल्प सी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, व्याकरण से किसके अस्तित्व की जानकारी नहीं मिलती? नहीं मिलती पूछा है, नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो है लिपि की जानकारी नहीं मिलती, विकल्प डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किस भाषा को प्रथम प्राकृत, अभिलेखीय प्राकृत तथा मध्यकालीन आर्य भाषा कहा गया? किस भाषा को, ये बताना है आपने। तो ये कहा गया पाली को, पाली भाषा को कहा गया, विकल्प बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न, साहित्य इतिहास लेखन की विधि नहीं है। साहित्य इतिहास लेखन की विधि कौन कौन सी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसमें अकाररादि विधि नहीं है, क्रम ये नहीं है, विकल्प ए सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, जब कोई बोली या भाषा व्याकरण ढांचे में ढलकर व्यवस्थित रूप ग्रहण कर लेती है तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? परिनिष्ठित भाषा कहते हैं, विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम बताना है, तो यह है पाली प्राकृत अपभ्रंश हिंदी, विकल्प ए सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा सत्य है? 37वां प्रश्न है, कौन सा सत्य है? इन 4 विकल्प में से देख के बताना है आपने। तो हिंदी भारत की राजभाषा है, ये बिल्कुल सही है, तो विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है? किस देश में, किस देश में बताना है। तो ये मॉरिशस में किया जाता है, विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, संस्कृत को ईश्वर ने बनाया और फिर उसी भाषा में वेदों की रचना की तथा संस्कृत को देवभाषा कहने में किस सिद्धांत को आधार बनाया गया है, ये आपने बताना है। तो ये किस सिद्धांत को आधार बनाया गया है? तो भाषा सूक्ष्मता से स्थूलता, प्रौढ़ता से अप्रौढ़ता की ओर जाती है, विकल्प बी सही उत्तर होगा इस प्रश्न का। इस सिद्धांत को बनाया है। अगला प्रश्न है, अपभ्रंश एवं ब्रज भाषा के योग से कौन सी भाषा बनती है? कौन सी भाषा बनती है? तो ये पिंगल भाषा बनती है, तो विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आकृति या रूप के आधार पर हिंदी भाषा कौन सी है? हिंदी भाषा कैसी है? तो ये आपने बताना है, आकृति या रूप के आधार पर हिंदी भाषा वियोगात्मक है, विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, आकृति या रूप के आधार पर संस्कृत भाषा कैसी है? तो ये है संयोगात्मक, विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भाषा परिवार के आधार पर हिंदी किस भाषा परिवार का सदस्य है? तो ये भाषा परिवार के आधार पर पूछा है, हिंदी भाषा परिवार का सदस्य है भारोपीय, विकल्प सी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय आर्य भाषा को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो ये 3 भागों में विभाजित किया गया है आर्य भाषा को, भारतीय आर्य भाषा को, तो विकल्प ए सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का समय क्या है? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का समय है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व, विकल्प बी सही उत्तर है।
इसी तरह मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का समय क्या है? तो ये है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। विकल्प ए सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का समय क्या है? तो इसका आएगा 1000 ईसा पूर्व से अब तक। विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत नहीं आता। ये आपने बताना है क्या नहीं आता है अंतर्गत। तो ये नहीं आता अपभ्रंश। विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत नहीं आता। मध्यकालीन, पहले पूछा गया था प्राचीन, अब मध्यकालीन भाषा भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत क्या नहीं आता है? तो ये नहीं आता अपभ्रंश। विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत नहीं आता। तो ये नहीं आता अपभ्रंश। तो यहाँ पे प्राचीन और मध्यकालीन साथ ही आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत अपभ्रंश नहीं आता है। तो ये आप ध्यान में रखिएगा, ये पूछा गया था किसी एग्जाम में तो मैंने ले लिया इसीलिए। प्रथम प्राकृत किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पाली को। विकल्प ए सही उत्तर होगा। चलिए 50 प्रश्न कर लिए हमने, अब 51 प्रश्न से हम शुरू हो चुके हैं। अगला प्रश्न है, द्वितीय प्राकृत किसे कहते हैं? तो द्वितीय प्राकृत कहते हैं प्राकृत को। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, तृतीय प्राकृत किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं अपभ्रंश को। विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किसका विकास सौर श्रेणी अपभ्रंश से नहीं हुआ? तो आपको सारी उपभाषाएं और उनकी बोलियां, बोलियों के क्षेत्र ये आपको पता होने चाहिए। किस अनुच्छेद में क्या कहा गया है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये 2-3 टॉपिक हैं हिंदी भाषा और विकास से, इसी में से ज्यादातर प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं। तो अगला प्रश्न है, किसका विकास सौर श्रेणी अपभ्रंश से नहीं हुआ? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो है बिहारी। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किसका विकास अर्धमागधी से हुआ है? तो यहाँ पे देखिए प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि प्रश्न अगर गलत पढ़ लिए ना तो प्रश्न उसी गलत के बेहाब पे आप उत्तर चूज करेंगे। तो हमेशा प्रश्नों को सही से पढ़ना है, क्योंकि एग्जाम में टाइमर चल रहा होता है और आपने उसी प्रेशर में आके अपना कई लोग हैं गलत कर देते हैं नर्वस होके। तो ऐसा कुछ गलती नहीं करनी है, एकदम कूल माइंडेड से एग्जाम को अटेम्प्ट करना है और इस मॉक टेस्ट को भी लगाना है। तो फिलहाल इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, किसका विकास अर्धमागधी से हुआ है? तो पूर्वी हिंदी से हुआ है। तो विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किस भाषा का विकास मागधी अपभ्रंश से नहीं हुआ? नहीं पूछा है, मागधी अपभ्रंश से नहीं हुआ, तो मराठी का नहीं हुआ। विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, किसने कहा कि प्राकृत संस्कृत की पुत्री ही नहीं अपितु उसकी सेविका भी बनकर चली है? तो ये कहा है हरदेव बाहरी ने। विकल्प बी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, अपभ्रंश को अभीर जाति की भाषा किसने कहा? किसने कहा? तो ये कहा है दंडी ने। विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, वाग्भट एवं हेमचंद्र ने अपभ्रंश को क्या कहा है? क्या कहा है? तो ग्राम्य भाषा कहा है। विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किस भाषा को शिलालेखीय भाषा भी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पाली को। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न करें इससे पहले मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कि ऐसे कौन से जन हैं जो हमारे वीडियोस को तो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है। ये मुझे सारा कुछ पता चल गया था अपने चैनल की डिटेल में। तो रिक्वेस्ट है उन सबसे जो हमारे वीडियोस को देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, पता नहीं क्या दिक्कत आ जाती है उनको चैनल सब्सक्राइब करने में, एक लाइक करने में। आपका कुछ नहीं जाएगा, मुझे थोड़ी मोटिवेशन होगा बस, और कुछ नहीं है। इससे ज़्यादा मैं आपसे मांगती भी नहीं हूँ, मैं आपके लिए मेहनत करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप भी तो थोड़ा सा अप्रिशिएट किया कीजिए ना। करते नहीं हैं आप, बहुत बुरा लगता है मुझे। चलिए आप तो सुनते ही नहीं है, क्या कहें आपसे। अगला प्रश्न आपके सामने है, आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ये जो 4 विकल्प है इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो बोली, विभाषा, भाषा। विकल्प सी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सी भाषा आर्यों की वाहक रही है? कौन सी रही है? तो ये रही है संस्कृत। विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, आर्य मूलतः
कहाँ के निवासी थे? आर्य मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो ये मध्य एशिया के थे। विकल्प बी सही उत्तर होगा। भाषा में विश्व की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? तो विकल्प ए सही उत्तर होगा, संस्कृत है। अगला प्रश्न है, आर्यों ने ऋग्वेद की रचना कहाँ की? कहाँ की? तो ये की पंजाब में। विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, आर्य शब्द का अर्थ क्या है? आर्य शब्द का अर्थ क्या है? तो महान। विकल्प सी सही उत्तर होगा। जामवती विजय किसकी रचना है? तो ये है पाणिनि की। विकल्प बी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, एग्जाम में कई बार ना इस तरह के ना हमें लगता है कि आउट ऑफ कंटेस्ट पूछ लिया गया है, मतलब हम सिलेबस से बाहर पूछ लिया गया एग्जाम में प्रश्न। तो कई बार ऐसे एक आध दो प्रश्न मिल जाते हैं देखने को, तो उनको देख के नर्वस नहीं होना है। उनको मतलब या तो तुक्का मारना होता है या तो फिर उसको एनालिटिक थिंकिंग के जरिए उसका उत्तर लगाते हैं, लिंक करते हैं कि ये किस टॉपिक से हो सकता है और उसी हिसाब से हम उसका उत्तर लगाते हैं। इस तरह से आपने नर्वस ना होके बड़ी मतलब कूल माइंडेड से अपने प्रश्नों को हल करना है। पाताल विजय किसकी रचना है? ये भी बताइए आप, किसकी रचना है ये पाताल विजय? तो ये है पाणिनि की। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, दुरूप कोश किसकी रचना है? दुरूप कोश, तो ये भी पाणिनि की रचना है। विकल्प बी सही उत्तर होगा। तो पाणिनि की यहाँ पे देखिए किस कौन कौन सी रचना है, एक दुरूप कोश, दूसरी है पाताल विजय, तीसरी है जामवती विजय। तो ये तीनों हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, पाणिनि के अष्टाध्यायी में महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? तो ये है 14 संख्या में है। तो विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है आपके सामने, पाणिनि के व्याकरण में मुनित्रय का उल्लेख है। मुनित्रय में कौन आते हैं ये आपने बताना है। मुनित्रय में कौन आते हैं? इन 4 विकल्प में से देख के कौन कौन आते हैं या कौन नहीं आते हैं। तो इनमें से सभी आते हैं। पाणिनि भी आता है, कात्यायन भी आते हैं, पतंजलि भी आते हैं। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, पाणिनि के अष्टाध्यायी पर महाभाष्य नाम से व्याख्या किसने की? किसने की? तो ये पतंजलि ने की। विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, काशिका के अंतिम 3 अध्यायों को किसने पूर्ण किया? तो ये किया था वामन ने पूर्ण किया था। विकल्प बी सही उत्तर होगा। कौमुदी परंपरा के व्याकरण नहीं है। कौमुदी परंपरा के व्याकरण कौन नहीं है इनमें से? तो विकल्प डी सही उत्तर होगा, हेमचंद्र जी नहीं है। अगला प्रश्न है, प्राकृत प्रकाश किसकी रचना है? तो ये है वररुचि की। ये प्रश्न हमेशा सम्मेलन में ज्यादातर पूछा गया है। पाश्चात्य काव्यशास्त्र से संबंधित जो प्रश्न बनते हैं, पाश्चात्य नहीं भारतीय काव्यशास्त्र में, उसमें ये ज्यादातर सम्मेलन में प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है, प्राकृत प्रकाश में कितने परिच्छेद या अध्याय हैं? तो ये हैं 12 अध्याय। विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, हेमचंद्र की रचना शब्दानुशासन में कितने अध्याय हैं? कुल कितने अध्याय हैं? तो ये हैं कुल 8 अध्याय। विकल्प बी सही उत्तर होगा। इस तरह के भी एग्जाम में पूछे गए। जो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम हुआ था ना प्रयागराज में, उसमें इस तरह का प्रश्न पूछा गया है। और एक मतलब इस तरह के संख्या वाले प्रश्न भी अब पूछे जाने लगे हैं, तो मैंने ले लिए हैं। तो प्राकृत सर्वस्व किसकी रचना है? तो ये है मार्कंडेय की। विकल्प डी सही उत्तर होगा, मार्कंडेय की है। अगला प्रश्न है, किसने प्राकृत को भाषा विभाषा अपभ्रंश भागों में विभाजित किया? किसने किया प्राकृत भाषा को? किसने किया? तो ये किया था मार्कंडेय जी ने। विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, विश्व की भाषा को कितने भाषा परिवारों में बांटा गया है? तो ये 18 भाषा, विश्व की भाषा को 18 भाषा परिवार में बांटा गया है। विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व की सभी भाषा परिवार में कितने खंडों में बांटा गया है? विश्व की सभी भाषा परिवार को कितने खंडों में बांटा गया है?
तो ये 5 खंडों में बांटा गया है। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, आर्यों का निवास स्थान किसने हिमालय माना है? किसने माना है? तो ये माना है अविनाश चंद्र दास ने। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, वैदिक संस्कृत में कुल कितनी ध्वनियां हैं? वैदिक संस्कृत में तो ये टोटल 52 ध्वनियां हैं। विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लौकिक संस्कृत में कुल कितनी ध्वनियां हैं? लौकिक संस्कृत, पहले वैदिक पूछा, अब लौकिक संस्कृत में। तो लौकिक संस्कृत में 48 हैं। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लौकिक संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी है? पहले ध्वनियां पूछी गई, अब स्वरों की संख्या, तो ये है टोटल 12। विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कालक्रम में कौन सबसे बाद में आते हैं? ये बताना है आपने, कौन आते हैं सबसे बाद में? तो ये आते हैं हेमचंद्र जी। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भाषा विज्ञानियों में सर्वप्रथम कौन है? तो ये है पाणिनि। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। इनको कालक्रम में लगाना है, तो सही उत्तर होगा। पहले आएंगे वरुचि, फिर हेमचंद्र, फिर मार्कंडेय। विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, वैदिक संस्कृत में कुल स्वरों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? ये है 14। विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, वियोगात्मक भाषा, इसमें से आपने बतानी है कौन सी है। वियोगात्मक भाषा, संयोगात्मक भाषा कौन कौन सी हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। तो ये है वियोगात्मक भाषा पूछी है ना, तो अपभ्रंश है। विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, रामायण और महाभारत की भाषा क्या है? क्या है? तो ये है लौकिक संस्कृत। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, केटुम और सतम का संबंध क्या कहलाता है? पारिवारिक वर्गीकरण। विकल्प डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, आर्यों का निवास स्थान बाल गंगाधर तिलक ने कहाँ माना है? तो ये माना है उत्तर ध्रुव में। विकल्प ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मैक्स मूलर ने आर्यों का निवास स्थान कहाँ माना है? तो ये माना है मध्य एशिया में। विकल्प सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सप्तम संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है 100। इसके अंतर्गत कितने भाषा परिवार आते हैं? तो इसके अंतर्गत 4 भाषा परिवार आते हैं। ये आपको पता होना चाहिए कौन कौन से। अभी इसके ऊपर भी मैंने प्रश्न बनाया हुआ है, अभी हम करेंगे। अगला प्रश्न है, केटुम लैटिन भाषा का शब्द है, इसका अर्थ होता है 100। इसके अंतर्गत कितनी भाषा परिवार आते हैं? तो इसके अंतर्गत आते हैं 6। विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, केटुम के अंतर्गत आते हैं कितने? ये देखिए मैंने इसका प्रश्न ही बना दिया है। तो इसमें देखिए सभी आते हैं, केटुम के अंतर्गत ये सारी भाषाएं आती हैं। तो आपने ध्यान में रखनी है, ग्रीक, कैटलिक, जर्मनिक, इटैलिक, हिटाइट, तोखरी, ये सभी आती हैं। विकल्प जी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सप्तम के अंतर्गत कौन सी आती हैं? ये भी मैंने लगा दिया। पहले मैंने पूछा था कि कितनी आती हैं संख्याओं में, अब मैंने उनके नाम तक यहाँ पे उनके ऊपर प्रश्न बना दिया है नाम को लेके। तो इसमें 4 हैं, देखिए कौन कौन से हैं। भारत ईरानी, वाल्टो, अरमानी, अल्बानी, तो ये चारों ही हैं। विकल्प 4 मतलब विकल्प ई इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। ई सही उत्तर होगा। तो दोस्तों यहाँ पे पीछे बैकग्राउंड आवाज आपको काफी आ रहा होगा, क्योंकि मैं नाइट को वीडियो नहीं बना पाती हूँ। नाइट को अगर वीडियो बनाओ तो काफी सुनसान रहता है, तो मेरी आवाज भी गूंजती है, तो मुझे खुद को मेरी आवाज सुन के डर लगता है। तो बाहर का आपको पता ही है कि रोड साइड मेरा घर है, तो काफी आवाज आपको सुनने को अगर मिले तो उसके लिए माफी चाहूंगी। आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास कोई सेपरेट रूम नहीं है। तो यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पे 96 2 क्वेश्चन हो गए, हमने कर लिए। यानी कि आज हम 100 प्रश्न नहीं 101 प्रश्न किए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, परकालीन प्राकृत और उत्तर प्राकृत किसे कहते हैं?
तो ये कहते हैं अपभ्रंश को, विकल्प सी सही उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न, किसे मध्यकालीन प्राकृत या केंद्रीय प्राकृत कहते हैं? किसे मध्यकालीन प्राकृत या केंद्रीय प्राकृत कहते हैं? तो ये प्राकृत को ही कहते हैं, विकल्प बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किसे साहित्यिक प्राकृत कहते हैं? तो ये प्राकृत को कहते हैं। तो ये देखिए, हमने 100 प्रश्न किए हिंदी भाषा और विकास से। हिंदी भाषा और विकास से मैंने कम से कम 500 प्रश्न बना के रखे हुए हैं, लेकिन आज फिलहाल मैं 100 प्रश्न ही करवा पाऊंगी। तो वीडियो कैसा लगा आपको बोलकर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा जो लाइक नहीं करते हैं। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं, जो कहते हैं कि मैम आपका व्हाट्सएप नंबर क्या है, तो देखिए मैंने अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है और उसी में मेरा नंबर भी है। मैं ऐसे पब्लिक ही नहीं डाल सकती क्योंकि फालतू लोगों के मैसेजेस और कॉल आते हैं जो मैं परेशान खुद हो जाती हूँ। तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर आप चाहें तो अगर आपको अर्जेंट है तो वहां से आप नंबर लेके आप मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हैं अगर आपको ज़रूरत है, कोई अर्जेंट कुछ पूछना है तो ये था आज का वीडियो लेक्चर। कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।